नाज़रीन आदाब, अली बासी आज एक अनयूजुअल जगह पर मौजूद है। अंदर की बात आज मुझे होस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इकरा रियाज़ अपनी किसी निजी मसरूफ़ियत की वजह से आज प्रोग्राम को होस्ट नहीं कर सकीं। मेरे साथ मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं और हमेशा की तरह उनके पास अंदर की बात होगी। तो मुज़म्मिल साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने का। वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ। मैं लाड़काने में हूँ, भुट्टो के शहर में हूँ। बिल्कुल, आप हमारी तरफ से भी सलाम कहिए शहीद भुट्टो की कब्र पर जाके और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कब्र पर। सुबह जाना है मैंने। सर पहले तो ये बताइएगा कि जो आज 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो फैसल वावड़ा जो हैं, उन्होंने ये कहा है और इसके ऊपर सोशल मीडिया पर कल रात से डिबेट चल रही है, मगर आज अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने हामिद मीर के प्रोग्राम में ये भी कहा है, बहुत बड़ा दावा उनका सामने आया है। उनका कहना है कि अरशद शरीफ जो हैं, उनके कत्ल के डांडे जो हैं, वो जाकर मिलते हैं जनरल फैज़ हमीद से। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब को ये इल्म नहीं था कि अरशद शरीफ का कत्ल होगा, मगर उनको ये पता था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उन्होंने मुराद सईद का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा कि मुराद सईद तो ये कह चुका था कि इस इतवार को कहीं पर कुछ होने वाला है। अगली बार से ये देखें कि अरशद शरीफ के कत्ल एक मौमा है और पाकिस्तान की पूरी सहाफ़ी बरादरी इस कत्ल के हवाले से शदीद तशवीश का शिकार है। हर कोई चाहता है कि इसके हक़ाइक़ और सच सामने आए। लेकिन हर कत्ल के बारे में ये ज़रूर देखा जाता है कि उसका बेनिफिशियरी कौन है, उससे नुकसान किसको हुआ उसका तो हर कत्ल की तफ्तीश यहीं शुरू होती है। देखिए, अरशद शरीफ के कत्ल का आसिम मुनीर को तो कोई फ़ायदा नहीं। आज भी हामिद मीर के शो में अरशद शरीफ के जो क्लिप चलाए जा रहे हैं, उनमें वो आसिम मुनीर की हिमायत कर रहा है, वो कोई जनरल फैज़ के आर्मी चीफ बनने की हिमायत तो नहीं कर रहा। वो बार-बार ये तो नहीं कह रहा कि जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाया जाए, वो तो कह रहा है आसिम मुनीर बेदाग माज़ी है, किरदार का गाज़ी है, ईमानदार है, जमहूरियत पसंद है। वो तो आसिम मुनीर के गीत गा रहा था आखिरी दिनों में। तो फिर आसिम मुनीर के गीत गा रहा था तो फिर उ उसके कत्ल में वही लोग मुलव्वस हो सकते हैं जो आसिम मुनीर के मुखालिफ हैं। आसिम मुनीर के हामी तो उसके कत्ल में मुलव्वस नहीं हो सकते। तो आसिम मुनीर का मुखालिफ कौन था? आसिम मुनीर के मुखालिफ वो लोग हैं जो आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनने देना चाहते थे। जो आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के लिए आखिरी दिन तक लॉन्ग मार्च कर रहे थे। जो आसिम मुनीर को आर्मी चीफ ना बनने देने के लिए उसके खिलाफ लॉबिंग कर रहे थे कि ये अहलियत अच्छी है। जो आसिम मुनीर के खिलाफ हर किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे थे और जो आखिरी दिन तक कोशिश कर रहे थे कि आसिम मुनीर इस मुल्क का आर्मी चीफ ना बन सके, वही बेनिफिशियरी है ना। यहाँ तो आप कहें कि हुँ। अरशद शरीफ साहब रोज वीलॉग कर रहे थे कि जनरल फैज को मुल्क का आर्मी चीफ होना चाहिए, तो आसिम मुनीर साहब ने को ये बात पसंद नहीं थी। वो तो आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनवाने के लिए रोज वीलॉग कर रहे थे, तो फिर ये बात जनरल फैज को पसंद नहीं होगी। साफ बात है। एक लड़ाई चल रही थी जनरल फैज और की कि वो चीफ बनना चाहते थे और उनको चीफ बनने से रोकने के लिए आसिम मुनीर को हर मुमकिन कोशिश की गई। और 9 मई भी आसिम मुनीर के खिलाफ कू का एक वाकया था। असल तो बात थी कि आप कू करवाना चाहते थे सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ। और भी चूंकि जनरल फैद पर जो इल्जामात हैं, वो इल्जामात ये सियासी जमातों की हिमायत तो बहुत सारे रिटायर्ड जर्नैल करते रहे हैं। रिटायर्ड जर्नैल सियासी जमातों में शामिल भी होते रहे हैं। रिटायर्ड जर्नैलों का सियासत करना कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम समझें कि बड़ा जुर्म हो गया है। और अगर जनरल फैज के तहरीक इंसाफ से ताल्लुकात थे तो ये कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। इस मुल्क में रिटायर्ड जर्नैल सियासत करते रहे हैं, टिकट लेके इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं, पार्टियां भी बनाते रहे हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। असल मसला ये है कि जनरल फैज तो आसिम मुनीर के खिलाफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे ना। अगर वो किसी सियासी तहरीक इंसाफ में शामिल होकर उसके लिए काम करते तो शायद ये जुर्म नहीं था। लेकिन अगर वो फौज में आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत कराने का काम कर रहे हैं, तो ये जुर्म है। अगर वो फौज में कू कर रहे हैं, अगर उन्होंने आईएसआई के मुकाबले में अपना कोई पैरेलल इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया, तो ये जुर्म है। उनके तो जुराइम सर इसका ये कोई थोड़ी है, आपके तो ख्याल लिहाजा में फ़र्क उसमें पड़ेगा? जो ज ज आप देखिए कि कीनिया में वाक़या हुआ था, तो उसके बारे में तो हमारी उनके साथ कोई ताल्लुकात अभी तक इस तरह के तो नहीं एस्टेब्लिश हो सके कि हम उसको कोई इन्वेस्टिगेट कर सकें वहाँ जाके। तो इसका कोई फ़र्क पड़ेगा फैज़ हमीद के केस पर? देखिए, बहरहाल पाकिस्तान में तो इन्वेस्टिगेट हो सकता है अगर पाकिस्तान से कुछ इंस्टिगेट हुआ है। हर कत्ल का कोई ना कोई सुराग तो होता है और वो सुराग कभी न कत्ल बोलता है जी, कत्ल खामोश नहीं रहता।
कई सालों बाद भी उसका सुराग सामने आ जाता है। हमने देखा है कई कत्ल दहाइयों बाद उनकी असल हकीकत सामने आ जाती है। कत्ल बोलता है और जो कातिल है उससे कहीं ना कहीं ऐसी कोई गलती होती है जो उस जिससे वो पकड़ा जाता है। लिहाजा अरशद शरीफ के कातिल भी पकड़े जाएंगे, और अगर उनके जो भी अरशद शरीफ के कातिल हैं उनको पकड़ा जाना भी चाहिए, हम इसकी हिमायत करते हैं। बाकी जनरल फैज इस मुल्क में क्या करते रहे, ये तो एक अफसानवी क्या जिन्नाती कहानियां हो गई हैं। वो पैरेलल आईएसआई नेटवर्क चला रहे थे, वो आसिम मुनीर को कर वो जेल में इमरान खान के साथ मुसलसल राब्ते में थे। तो मेरा मतलब है कि वो तो एक इस मुल्क में एक स्टेट विद इन स्टेट और इंटेलिजेंस विद इन इंटेलिजेंस का नेटवर्क चला रहे थे, जिस पर फौज ने उनको पकड़ा है। मैं नहीं समझता फौज ने उनको कोई इसलिए पकड़ा है कि वो तहरीक इंसाफ की हिमायत कर रहे थे। रिटायर्ड जनरल सियासी जमातों में शामिल भी होते रहते हैं, हिमायत भी करते रहते हैं। असल मसला तो फौज के अंदर म्यूटनी या बगावत या फौज का डिसिप्लिन खराब करना है। बिल्कुल। तो सर दूसरा मौजू की तरफ चलते हैं। आज आपको पता चला कि शेर अफसर मरवत जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर से, और कल वो जलसे में मौजूद थे। जरा थोड़ी सी फोकी सी फीकी सी तकरीर रही उनकी। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों उनको क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? देखें को आप ऐसे देखें कि शेर अफजल मरवत के साथ जिसने भी बदजुबानी की है ना कल के जलसे में, उसकी कोई माफी नहीं। ये जो समझते हैं ना कि जिनके बदजुबानी और इदारों के बारे में बदजुबानी, इसके बाद बच निकलेंगे, मेरा नहीं ख्याल इसके बाद कोई बच निकलेगा। मैं नहीं समझता कि गंडापुर को भी कल की तकरीर के बाद कोई सियासी जिंदगी मिल जाएगी। मैं नहीं समझता जिसने भी कल बदतमीजी की है वो को बच जाएगा, इसीलिए इस्लामाबाद का वो कानून भी बनाया गया है। मैं समझता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ के साथ वैसे तो जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद ही फाइनल मैच शुरू हो चुका था, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप कुछ शहर या कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ सानवी मरंदा शौक हुई सी। तो कल के जलसे के बाद तहरीक इंसाफ ने अपनी जो मंजिल है ना उसको ज्यादा जोर से आवाज दे दी है। फौज के साथ अपनी लड़ाई को अगले सीज फायर करने की बजाय उसको और आगे ले गई है। तो मेरे ख्याल में और भी अरकान असेंबली गिरफ्तार होंगे जिन्होंने कल बदतमीजी की है, जिन्होंने कल कानून तोड़ा है, और कानून इस्लामाबाद का बन गया है। कोई रियायत नहीं होगी, आईनी तरमीम भी होने जा रही है। और आज काजी फायद ईसा साहब ने जो कहा है कि मैं नहीं लूंगा, लेकिन आगे अगर हो जाए तो हमें कोई इतराज नहीं है। अगर काजी फायद ईसा 25 अक्टूबर को चले भी जाते हैं तो आईनी तरमीम फिर ऐसी हो रही है कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बन सके। फिर जैसे लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है कि आपने तीसरे नंबर वाले को चीफ जस्टिस बना लिया है और ऊपर वाले दो जज जो हैं वो रहने दिए हैं, तो जो काम आपने लाहौर हाई कोर्ट में किया है उसके लिए आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट में भी राह निकाली जाएगी। ये तो नहीं है कि अगर मंसूर अली शाह अपने मर्जी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में तीसरे नंबर वाले को चीफ जस्टिस बना सकते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में तीसरे नंबर वाला चीफ जस्टिस क्यों नहीं बन सकता? फिर याहिया आफरीदी इस मुल्क का चीफ जस्टिस क्यों नहीं बन सकता? फिर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर दोनों ना बने और तीसरे नंबर पे जो याहिया आफरीदी हैं वो बन जाए। फिर ये आईनी तरमीम क्यों नहीं हो सकती कि आप 3 का पैनल भेजें और जुडिशल कमीशन या पार्लिमानी कमीशन उन 3 में से एक को बना ले, जैसे कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए जुडिशल कमीशन ने किया है। तो मेरे ख्याल में सीनियरिटी का असूल तो खुद अदलिया ने तोड़ दिया हुआ है। आगे भी अगर इस हवाले से तरमीम हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? जी, मैं सवाल कर रहा हूँ सर कि अगर ऐसा कुछ जी होता अली, है, आप कुछ कह रहे थे। क्या सुप्रीम कोर्ट इसको रखेगी, इसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर देगी? आईनी तरमीम को कैसे स्ट्राइक डाउन करेगी? कानून को तो इस बुनियाद पर स्ट्राइक डाउन करती है कि ये आइन से मुतसादम है। आईनी तरमीम को कैसे स्ट्राइक डाउन करेगी? और लेकिन 63 सर ए को 18वीं भी तरमीम का अमेंड भी होना तो कोई चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, 63 बात ए तो में कहीं अपनी भी ये बातें तो। नहीं है कि वोट काउंट नहीं होगा। वो तो मुनीब अख्तर साहब ने अपने एक फैसले थे, हम ख्याल बेंच ने आइन में ही तरमीम कर दी है और री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट हो गया है और उसके करेक्टर नहीं होगा। आइन में तो लिखा है वोट डालने के बाद आप डिस्क्वालीफाई होंगे, इन्होंने लिखा है कि वोट भी काउंट नहीं होगा। मेरा ख्याल है वो अमेंडमेंट भी दोबारा होनी जरूरी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आईनी पैकेज जो है वो उसके लिए राहें हमवार हो रही हैं, वोट पूरे किए जा रहे हैं। अगर तो हुकूमत ने वोट पूरे कर लिए, जिसके लिए बहुत तेज कोशिश हो रही है, और तो ये आईनी तरमीम होगी। तो सर आप ये बताइए कि आपके ख्याल में इसके कितने परसेंट चांसेस हैं, कि ये आखिरी सवाल आपसे यही हम करते हैं, कि कितने परसेंट चांसेस हैं आपके ख्याल में कि वोट पूरे हो जाएंगे?
मुझे तो 70% चांस लगते हैं कि वोट पूरे हो जाएंगे। ठीक है। इतलात भी यही है कि वोट पूरे हो रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जब 20 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाएंगे और यूएन जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, तो उनके पास पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत का एतमाद होगा। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, आपने सुनी मुज़म्मिल सोहरवर्दी की बातें, अंदर की बातों से उन्होंने हमें बाखबर किया। आप उनकी जो बातें उन्होंने कही हैं उसके बारे में क्या ख्याल करते हैं, तो अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अली वारसी को इजाजत दीजिए। आदाब।